प्रिय युवा साथियों, जय हिंद। यह वीडियो उन युवाओं के लिए है जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से इस बार प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर फर्स्ट ईयर की परीक्षा देना चाहते हैं। विशेषकर जो युवा बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी या फिर बीएसडब्ल्यू या फिर बीए पत्रकारिता और जनसंचार, इन 6 पाठ्यक्रमों में से किसी एक पाठ्यक्रम में प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिए यह वीडियो है। और इस वीडियो में यह बताया जा रहा है कि प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए कुछ विशेष बातों का भी उन्होंने उल्लेख किया है। इन्हीं सब बातों की जानकारी इस वीडियो में दी जा रही है ताकि जो युवा साथी फर्स्ट ईयर करना चाहते हैं प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर, उन्हें सहयोग हो सके। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देखिए, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उनको हम समझ लेते हैं। प्राइवेट परीक्षार्थी को हम स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी कहते हैं, इंग्लिश में प्राइवेट और हिंदी में उन्हें स्वाध्यायी परीक्षार्थी भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो पहला निर्देश है उसमें कहा गया है कि स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी उपरोक्त समय सारणी अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण करें। इसका मतलब ये है कि आपको फॉर्म भरने के लिए और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा एक टाइम लिमिट दी गई है और उसकी एक टाइम टेबल पूरा जारी किया गया है। वो क्या है, पहले उसको देख लेते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस समय सारणी के अनुसार ये कहा गया है कि ऑनलाइन नामांकन फॉर्म जमा करने की तारीखें 5 अप्रैल 2023 से प्रारंभ होकर 18 अप्रैल 2023 तक चलेगी। साथ ही महाविद्यालय द्वारा ऑनलाइन नामांकन फॉर्म का सत्यापन करने की तारीख भी 5 अप्रैल से शुरू होगी, लेकिन इसकी अंतिम तिथि 19 अप्रैल रहेगी, यानी एक दिन अधिक इसमें मिलेगा। उसके बाद आपको इसमें तीसरी जो टाइम टेबल दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि स्वाध्यायी या पूरक या स्वाध्यायी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म जमा करने के लिए क्या तारीखें रहेगी। तो वह 6 अप्रैल से प्रारंभ होगी, अंतिम तारीख 16 अप्रैल रहेगी। लेट फीस सहित 100 रुपये के साथ 17 अप्रैल और 18 अप्रैल रहेगी और लेट फीस 750 रुपये के साथ 19 अप्रैल और 20 अप्रैल रहेगी। इसके अलावा लेट फीस 1000 रुपये के साथ आप परीक्षा प्रारंभ होने के 5 दिन पहले तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। तो 3 तरह की तारीखें हैं। पहले नामांकन फॉर्म जमा करने की तारीख का आपको उल्लेख किया गया है, फिर ऑनलाइन नामांकन फॉर्म का सत्यापन करवाने की तारीख है। ये दोनों प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा कर सकेंगे। उसकी तारीखें भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। तो आपको इस टाइम टेबल का पालन करना है। चलिए अब हम दूसरा निर्देश देखते हैं। स्वाध्यायी विद्यार्थी के रूप में प्रथम वर्ष परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी सबसे पहला काम क्या करेंगे, www.davv.mponline.gov.in साइट पर जाकर अपना नामांकन फॉर्म जमा करेंगे और विषयों का चयन करेंगे। दूसरी स्टेज में आपको नामांकन फॉर्म जमा करना है और फर्स्ट ईयर में जो विषय आप पढ़ना चाहते हैं उनका चयन करना है। यह कार्य आप स्वयं भी कर सकते हैं और किन्हीं प्रोफेशनल MP ऑनलाइन की सर्विसेज उपलब्ध कराने वाले सेंटर पर जाकर भी आप ये काम कर सकते हैं। तीसरा निर्देश आप देख पा रहे हैं कि स्वाध्यायी विद्यार्थी नामांकन फॉर्म जमा करने के पूर्व महाविद्यालय से विषयों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लें। जहां वांछित विषय या पाठ्यक्रम का नियमित अध्यापन कार्य होता हो एवं उक्त विषय के शिक्षक उपलब्ध हों, उसी महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म ऑनलाइन जमा करें। इसके लिए उक्त महाविद्यालय में पंजीयन होना आवश्यक है। यानी अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आप जैसे मान लीजिए कि BA फर्स्ट ईयर में आप परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर, और फर्स्ट ईयर में बहुत सारे विषय हैं, उनमें से किन्हीं विषयों को आपको मेजर, माइनर, इलेक्टिव या वोकेशनल के तौर पर चुनना होगा। तो विश्वविद्यालय द्वारा या उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा
जो विषय उपलब्ध करवाए जाते हैं वो सभी कॉलेजेस में हो, ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। प्रत्येक कॉलेज अपनी सुविधा के अनुसार कुछ विषय पढ़ाने की व्यवस्था करता है। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन से विषय चुनना है, वो विषय उस कॉलेज में है या नहीं है, उसके आधार पर ही आप विषय ले सकते हैं। जैसे यदि आपको इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर, संस्कृत साहित्य, कंप्यूटर आदि में से कोई विषय चुनना है तो वो पीजी कॉलेज बड़वानी में उपलब्ध है। लेकिन आप सोचते हैं कि मैं दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान या चित्रकला या संगीत आदि का चयन करूं, तो पीजी कॉलेज बड़वानी में नहीं है। इसके लिए आपको किसी दूसरे कॉलेज से प्राइवेट परीक्षार्थी का फॉर्म भरना होगा। इसी तरह से वोकेशनल विषय 35 हैं, लेकिन 35 में से सारे ही वोकेशनल विषय सब कॉलेजेस में नहीं है। यदि आप व्यक्तित्व विकास, जैविक खेती जैसे कुछ विषय पढ़ना चाहते हैं तो पीजी कॉलेज बड़वानी में आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप पहले कॉलेज में जाकर यह पता कर लें कि कौन कौन से विषय उपलब्ध हैं। ऐसे ही बीएससी में भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में चयन का जो दायरा है वो बहुत विस्तारित हो गया है और बहुत सुविधाएं आपको है, लेकिन कॉलेज में पहले आप पता कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, निर्देश क्रमांक 4 देखते हैं। स्वाध्यायी विद्यार्थी उन विषयों का ही चयन करेगा जिसका उस महाविद्यालय में अध्ययन कराया जा रहा है। यानी जो विषय रेगुलर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हीं में से आपको चुनना होगा। इसका कारण साथियों ऐसा है कि आजकल रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई का पैटर्न एक जैसा हो गया है। जिस तरह से रेगुलर विद्यार्थियों को सीसी देना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, वैसे ही प्राइवेट विद्यार्थियों को भी बनाना होता है। मान लीजिए आपने मनोविज्ञान विषय पढ़ना है और वो बड़वानी में तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब आप सीसी तैयार करेंगे तो कौन जांचेगा उनको? इसलिए आपको उन्हीं विषयों का चयन करना है जो रेगुलर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, ताकि आपके सीसी और प्रोजेक्ट का कार्य व्यवस्थित रूप से हो सके। 5वां निर्देश देखिए, स्वाध्यायी विद्यार्थी नामांकन फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के पश्चात फॉर्म को समस्त दस्तावेजों सहित संबंधित महाविद्यालय में जमा करेंगे और अपना नामांकन फॉर्म अप्रूव कराएंगे। ध्यान रखिए, ऑनलाइन जमा करने के पश्चात आप उसकी प्रिंट लीजिए। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट 10वीं 12वीं की मार्कशीट आदि जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म के साथ जमा कराए हैं वो सब आपको इनके साथ रखना होगा और कॉलेज में जाकर वह फॉर्म निर्धारित तारीख में जमा करना होगा। और जो नामांकन फॉर्म आपने भरा है ऑनलाइन उसको भी अप्रूव करवाना होगा। कॉलेज में कहाँ संपर्क करेंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए कॉलेजेस में समितियां बनाई जाती हैं। छोटे कॉलेजेस, बड़े कॉलेजेस में प्राइवेट परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से अलग अलग कक्षाओं की समितियां बनाई जाती हैं। आप वहां पर जाएंगे और आसानी से आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट भी जमा हो जाएगा। अगला निर्देश देखिए, महाविद्यालय द्वारा जब नामांकन फॉर्म को अप्रूव कर लिया जाएगा तो उसके पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा आपको एक नामांकन क्रमांक आवंटित किया जाएगा, एनरोलमेंट नंबर। साथियों, इस एनरोलमेंट नंबर को आप बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। इसका जो डॉक्यूमेंट आता है उसकी प्रिंट निकलवा लीजिए, उसको फाइल में लगा लीजिए। जब भी आप परीक्षा देने जाएंगे या सीसी जमा करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो ये नामांकन क्रमांक आपको लिखना होगा और इसके आधार पर आपके बहुत सारे काम आगे होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगला निर्देश देखिए, विश्वविद्यालय नामांकन क्रमांक आवंटित करने के पश्चात स्वाध्यायी विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। ठीक बात है। इतनी सब प्रोसेस हो जाने के बाद अब आपको ये मान लिया जाएगा कि आप परीक्षा देने के लिए पात्र हो चुके हैं और अब आप ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करेंगे, साथ ही साथ परीक्षा शुल्क भी जमा करेंगे। ध्यान रखिए कि बिना परीक्षा शुल्क जमा करे आपका परीक्षा में बैठने का दावा नहीं माना जाता है, अतः परीक्षा शुल्क अनिवार्य रूप से आप जमा करेंगे। अगला निर्देश है कि गलत विषयों का चयन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्तर से विषयों का आवंटन किया जा सकेगा। इतनी सारी बात बताने के बाद भी कभी कभी जानकारी के अभाव में या जल्दबाजी में, हड़बड़ी में विद्यार्थी गलत विषयों का चयन कर लेते हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी के पास अधिकार रिजर्व है कि वो आपको वो विषय दे सकता है जो उस कॉलेज में उपलब्ध है। फिर आपको उन्हीं विषयों की परीक्षा देनी पड़ेगी और ऐसे में बड़ी खराब स्थिति तब बनती है कि जब आप कोई विषय की तैयारी करके जाते हैं परीक्षा देने के लिए और वहाँ पता चलता है कि आपका तो रोल नंबर लिखा ही नहीं, मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आपको वो विषय आवंटित ही नहीं किया गया, उसकी जगह तो कोई दूसरा विषय दे दिया गया। अब आपको नए सिरे से सब लिटरेचर जुटाना पड़ता है, फिर पढ़ाई करनी पड़ती है और फिर दिक्कतें आती हैं। चलिए अगला निर्देश देखिए,
प्रथम वर्ष में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, प्राइवेट थे और अनुत्तीर्ण हो गए, वो एक्स प्राइवेट कहलाएंगे। और जो पिछले साल प्राइवेट थे लेकिन उनको सप्लीमेंट्री आ गई, वो प्राइवेट पूरक पर विद्यार्थी कहलाएंगे। वो भी अपने परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय में सत्यापित करवाकर ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म एवं परीक्षा शुल्क जमा करना सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि उनका पंजीयन पहले ही हो चुका है, इसलिए उनको अब से नामांकन तो नहीं करवाना होगा, लेकिन बाकी प्रोसेस उनको करनी होगी। फिर से परीक्षा फॉर्म एक से स्टूडेंट के तौर पर, यदि सभी विषयों में या 5 से अधिक विषयों में फेल हो गए तो आपको एक प्राइवेट के तौर पर, और अगर किसी विषय में सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री के परीक्षार्थी के तौर पर फॉर्म जमा करना होगा और परीक्षा शुल्क भरना होगा। उसके पश्चात आप देखिए निर्देश 10, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी, एक्स प्राइवेट एवं पूरक सप्लीमेंट्री प्राप्त विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म जमा करते हुए विषय का चयन करें, सही विषय का चयन करें। गलत विषय चयन करने पर समस्त दायित्व विद्यार्थी का रहेगा। तो यहाँ पर आप जागरूकता का परिचय दीजिए। जिन विषयों को आपने पिछले साल पढ़ा है उन्हीं विषयों को चयन कीजिए और जिस विषय में सप्लीमेंट्री आई है उसी विषय को आप वहां पर क्लिक करवाइए। सभी महाविद्यालय नियत समय पर परीक्षा आवेदन पत्र विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करेंगे। ये कॉलेजेस के लिए निर्देश है, इसके लिए आपका कोई संबंध नहीं है। जब आप फॉर्म जमा कर देंगे तो कॉलेज अपनी ड्यूटी को समझते हुए विश्वविद्यालय में फॉर्म भेज देंगे। इसमें बार बार परीक्षा शुल्क का उल्लेख हुआ है, तो आइए एक स्लाइड के माध्यम से प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए क्या परीक्षा शुल्क है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, परीक्षा शुल्क के संबंध में 2 तरह के प्रावधान किए गए हैं। एक पूरी तरह से अगर आप परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए, और एक पूरक परीक्षार्थियों के लिए किया गया है। जो पूरी तरह से परीक्षा दे रहे हैं उनके शुल्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक जगह आपको 2310 दिखाई दे रहा है और एक जगह आपको 2410 दिखाई दे रहा है। यदि आपने पहले से नामांकन करवा रखा है तो अब आपको 2310 ही देना है। आप पहली बार नामांकन करवा रहे हैं तो 2410 देना है, यानी 100 रुपये नामांकन शुल्क रखना है। सप्लीमेंट्री परीक्षार्थियों के लिए कितने भी विषय में सप्लीमेंट्री आई हो उन्हें 880 रुपया ही परीक्षा शुल्क भरना है। चूंकि उनका पिछली बार नामांकन हो गया है इसलिए इसमें नामांकन शुल्क की कोई बात नहीं। इस तरह से साथियों आपको हमने जानकारी दी। प्राइवेट परीक्षार्थी के तौर पर परीक्षा देना काफ़ी संघर्ष का काम होता है। आपको अपने आप सब तैयारी करनी होती है। सीसी और प्रोजेक्ट के लिए भी आपको बहुत कम समय मिलता है। जब आप परीक्षा देने आते हैं तभी आपको सूचित किया जाता है। तो हम आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। आपको कोई भी कष्ट हो, कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। संक्षिप्त उत्तर होगा तो वहीं जवाब दे दिया जाएगा, अन्यथा वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। मुझे महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मिला, इसके लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।